बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएमटी कैट सेशन 2021 में एफएलपी नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट की डिस्कशन लेके हाजिर हूँ प्रोफेसर मोहम्मद शाबान। पहले दो क्वेश्चन है हमारे क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक से, जिसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसको रीड करने के बाद हम क्वेश्चन के रेलिवेंट आंसर देते हैं। तो पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ है हमारे पास, एंटी सोशल बिहेवियर orders were introduced in 1998 to help reduce antisocial behavior among young people in UK। 1998 के अंदर एंटी सोशल बिहेवियर का ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया गया। कोशिश की गई कि इसमें यंग पीपल के अगेंस्ट जो एंटी सोशल बिहेवियर है उसको कम करने की मदद मिल सके। इन 2004 6 साल बाद स्टडीज फाउंड दैट ये देखा गया नंबर ऑफ incidents of antisocial behavior being reported had increased to 1 lakh while it was only 60,000 per year before 1998। 2004 में एंटी सोशल बिहेवियर इंसिडेंट्स की तादाद जो है वो 1 लाख तक चली गई, जबकि 1998 में जब ये ऑर्डर बनाया गया था उसकी तादाद सिर्फ 60,000 पर ईयर थी। पैराग्राफ पढ़ने के बाद बेटा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एंटी सोशल बिहेवियर ऑर्डर हैव काज्ड मोर एंटी सोशल बिहेवियर इन यूके। यानी जो 1998 में ऑर्डर बनाया गया उसकी वजह से एंटी सोशल बिहेवियर यूके में आया। इस हवाले से कोई बात नहीं की गई पैराग्राफ के अंदर। सो हमारा आंसर बनेगा चार्ली। डेटा इनसफिशिएंट टू से ट्रू और फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा, पीपल आर अमंग विलिंग टू रिपोर्ट एंटी सोशल बिहेवियर बिटवीन द एंटी सोशल बिहेवियर ऑर्डर एग्जिस्ट। कि लोग जो हैं वो ज्यादा विलिंग हो गए इस बात के कि वो रिपोर्ट कर सके एंटी सोशल बिहेवियर के इंसिडेंट्स, क्योंकि एंटी सोशल बिहेवियर जो ऑर्डर है वो अब एग्जिस्ट करता है। बात ठीक है, लेकिन 1998 में जब ऑर्डर बनाया गया उस वक्त भी तो केस रिपोर्ट होते थे, उस वक्त भी लोग विलिंगनेस में थे जो उसको रिपोर्ट करते थे। हम ये जरूर कह सकते हैं कि उसकी तादाद में इजाफा हुआ विलिंगनेस की, और शायद यही वजह थी कि केस की तादाद 2004 में 1 लाख हो गई, क्योंकि अब ज्यादा लोग उसे रिपोर्ट करने में विलिंगनेस हो गए। लेकिन डायरेक्ट पैराग्राफ के अंदर हमें ऐसी बात नहीं की गई, लिहाजा हमारा आंसर होगा प्रोबेबली ट्रू, यानी बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास लेटर एंड सिंबल सीरीज से। हमारे पास दो डायग्राम्स हैं, एक आंसर फिगर एक प्रॉब्लम फिगर। प्रॉब्लम फिगर को जज करके हमने आंसर फिगर तक पहुंचना है। अगर हम प्रॉब्लम फिगर में पहली दो वैल्यूज को देखें, बी के बाद y है और फिर m है, मैंने आपको गाइड किया हुआ जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ABC अल्फाबेट पूरी की पूरी लिख लेते हैं। लिखने के बाद इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखें जो B है पहली फिगर में लिखा हुआ लेटर वो हमारा सेकंड नंबर का लेटर है, और उसके फौरन बाद जो Y है उसे देखें तो वो 25 है। यानी अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर को देखें तो B हमारा सेकंड है और Y हमारा सेकंड लास्ट है। यूं समझ लें पहले जो फिगर में नंबर दिया गया, जो लेटर लिखा हुआ है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चल रहा है, और जो सेकंड है वो अल्फाबेटिकल रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। तो इस तरह अगर हम C देखें, M को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तलाश करें तो ये नंबर हमें मिलता है 13। ठीक है जी। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की तरफ जाएं तो हमें रिवर्स ऑर्डर में 13 नंबर काउंट करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 नंबर पे हमारे पास आता है n। सो हमारे पास यहां क्वेश्चन मार्क में आना चाहिए आंसर n, जो कि लिखा हुआ है हमारे पास नंबर 5 पर, यानी ईटा इज द राइट आंसर। इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
वो भी लेटर एंड सिंबल सीरीज से है। व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द हेक्सागोन? हेक्सागोन बनी हुई है, में नंबर लिखे हुए हैं, मिसिंग नंबर बताना है। पहला नंबर है देखो 26, दूसरा है 28। 26 और 28 में कितना गैप है? 2 का। इसी तरह थर्ड है हमारे पास 31, 28 और 31 में गैप है 3 का। 31 के बाद है 35, 31 से 35 का गैप है 4। आप देखें एक एक नंबर ऐड हो रहा है, पहले 2 ऐड हुआ, फिर 3, फिर 4। इट मींस कि अब ऐड होना चाहिए 5। तो 35 में जब 5 ऐड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा बेटा 40। सो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205। इसमें फिर उसी तरह हमें प्रॉब्लम फिगर दी गई है, उसको जज करके हमने आंसर ढूंढना है। इसमें देखें तो एक स्टैंड है जिसे आप कैंडल स्टैंड कह सकते हैं कि 3 मोमबत्तियां हम यहां पे खड़ी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसकी डायरेक्शन दी हुई है। अगर आप देखें तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया जा रहा है। पहली डायग्राम में इसको 90 डिग्री रोटेट करके दूसरी बनी है, फिर उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके थर्ड बनी है, फिर दोबारा 90 डिग्री रोटेट करके फोर्थ बनी है। इसी अंदाज से अगर हम फिफ्थ डायग्राम बनाना चाहें और इसको 90 में रोटेट करें तो बेटा ये वापस वही बन जाएगी जो पहले थी। अब देखें ये कौन सा ऑप्शन है आपके पास? ये ऑप्शन है बेटा आपके पास सेकंड, यानी आंसर होना चाहिए आपके पास बीटा। सेकंड क्वेश्चन है जी हमारे पास, थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल दिया है मैंने, लॉजिकल डिडक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन बिलो कंटेन्स 2 कंक्लूजन। पहले ऐसा होता था क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें स्टेटमेंट्स दी जाती थी, उसके बाद कंक्लूजन दी जाती थी। हम ऑप्शन में बताते थे कि कौन कौन सा कंक्लूजन हम फॉलो करेंगे। इस क्वेश्चन में स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज है कि हमें कंक्लूजन गिवन है और हमने ढूंढना है कौन सी स्टेटमेंट उसको फॉलो करेगी। फाइंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बोथ द कंक्लूजन फॉलो। कंक्लूजन ये यानी सम रेड इज ब्लू, सम ब्लू इज ब्लैक, और उसके अगेंस्ट हमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। 5वां तो है नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन तो दी हुई है, इनकी हमें डायग्राम बनाकर देखना पड़ेगा कि कौन सी ऑप्शन जो है वो हमारे कंक्लूजन को अकर करती है। तो ये बेटा जी हम आ गए अगली स्लाइड पर। हमने क्या किया, चारों ऑप्शंस लिख लिए। अब हम वन बाय वन इन चारों ऑप्शन की वे डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कौन सी ऑप्शन जो है वो इस कंक्लूजन को फॉलो कर रही है। तो अल्फा ऑप्शन है हमारे पास, लिखा हुआ है जी ऑल रेड इज येलो। ऑल रेड इज येलो मतलब सारे के सारे रेड जो हैं वो येलो के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास ऑल येलो इज ब्लैक, यानी सारे ब्लैक के अंदर येलो आ जाएंगे। और थर्ड है हमारे पास सम ब्लैक इज ब्लू। अब जो है ब्लैक के साथ ओवरलैपिंग होगी ब्लू। मैंने कोशिश की कलर के इनके कलर भी वही रखे हैं जो इनके नाम हैं ताकि आपको बात समझने में आसानी रहे। अब इस डायग्राम के मुताबिक आप देखें पहला कंक्लूजन है सम रेड इज ब्लू, कि कुछ रेड जो है वो ब्लू है। आप देखें ब्लू बिल्कुल अलग है और रेड जो है वो बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ये कंक्लूजन जो है वो यहां पर तो फॉलो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा अल्फा ऑप्शन है इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब हम चलते हैं बीटा ऑप्शन की तरफ। बीटा ऑप्शन में कहा गया ऑल रेड इज येलो, यानी दोबारा आपके सारे रेड येलो के अंदर आएंगे। सेकंड है सम येलो इज ब्लैक। अब ब्लैक येलो के ऊपर नहीं आएगा बल्कि उसके साथ ओवरलैप होगा। और आखिर में कहा गया ऑल ब्लैक इज ब्लू, सारे के सारे ब्लैक जो हैं वो ब्लू है। अच्छा, ये मुझसे बनाने में गलती हुई है। अगर आप देखें तो इसके अंदर कुछ यूं बनेगा, ये ब्लू ब्लैक के ऊपर आएगा तभी ऑल ब्लैक इज ब्लू आएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें फिर हम अपने कंक्लूजन को देखते हैं। सम रेड इज ब्लू, सम रेड इज ब्लू बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नो रेड इज येलो, यानी कोई भी रेड जो है वो येलो नहीं है, अलग अलग बना देंगे। उसके बाद है ऑल येलो इज ब्लैक, यानी सारे के सारे येलो ब्लैक के अंदर आ जाएंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास सम ब्लैक इज ब्लू, तो ब्लू और ब्लैक को ओवरलैप कर देंगे।
फिर आप देखें पहला पहला कंक्लूजन है सम रेड इज ब्लू, वो भी यहां फॉलो होता हुआ नजर नहीं आता, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगी। आखिरी है हमारे पास डेल्टा ऑप्शन, सम रेड इज येलो, यानी रेड और येलो दोनों को ओवरलैपिंग केस में ले आएंगे। उसके बाद हमारे पास है ऑल येलो इज ब्लैक, यानी सारे के सारे येलो जो है वो ब्लैक के अंदर आ जाएंगे। और आखिरी है नो ब्लैक इज ब्लू, तो ब्लू को ब्लैक से बिल्कुल अलग करके बना देंगे। इसमें भी देखें तो पहला पहला हमारा जो कंक्लूजन है सम रेड इज ब्लू, वो बिल्कुल भी ओबे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, फॉलो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारी जो चारों ऑप्शंस है जब हम उनकी वेन डायग्राम बनाते हैं तो उनकी वेन डायग्राम में कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होता हुआ नजर आता। इस सिचुएशन को देखते हुए हमारा आंसर बनेगा बच्चों नन ऑफ दीज, यानी कि ईटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉजिकल प्रॉब्लम के हवाले से पजल है हमारे पास। क्या पजल है जी? 5% है हमारे पास एफ एम के जे ई आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो, एक सीधी लाइन में बैठे हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी जिस ऑर्डर से हमें इनके नाम बताए गए हैं ये उसी ऑर्डर से नहीं बैठे, ये इनका बैठना जरूरी नहीं है। तो बैठने की कंडीशन क्या है जी, आगे बताएंगे। एम डू नॉट सिट इन द मिडल, यानी आपके पास टोटल 5 बच्चे हैं जिनको आपने इन 5 सीट्स पे बिठाना है, ठीक है। एम जो है वो मिडल में नहीं बैठ सकता, ये पहली कंडीशन है। एंड इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, और ये बताया गया कि जे के लेफ्ट साइड पर एम आएगा, बिल्कुल उसके फौरन बाद। फिर बताया गया एफ एंड जे ऑक्यूपाई एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कॉर्नर्स। जिस तरह आप फिजिक्स के अंदर सिंपल पेंडुलम की अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन देखें तो हमारे पास 2 उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है और एक हमारे पास उसकी मीन पोजीशन होती है, ठीक है जी। तो एक्सट्रीम पोजीशन हम किसको कहते हैं? जहां से टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट होती है पेंडुलम की। तो एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। एक एक्सट्रीम पोजीशन पे उसने कहा आपके पास जे है और एक पे एफ है, तो इस पे अगर हम जे बिठाएं तो इसकी लेफ्ट पे एम की जगह नहीं बनेगी। इसमें बेटा इस पोजीशन पे एफ आएगा और इस पोजीशन पे आपके पास जे आएगा। जैसे ही आपने जे ले रेंज में इसके साथ ही एम रेंज हो जाएगा। अब रह गए बाकी 2 लोग, उनको कैसे बिठाना है उसकी कंडीशन आगे दी हुई है। हमें बताया गया के सिट बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के दरमियान के में बैठना है। इसका मतलब इस स्पेस पे अगर मैं ई को बिठा दूं तो यहां पे बचेगा के। तो बेटा जी ये पोजीशन है हमारे पास, ये अरेंजमेंट है उन 5 लोगों की जिसके बारे में पैराग्राफ दिया गया। अब जब हमने अरेंज कर लिया तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं? पहला क्वेश्चन पूछा गया जी इफ द पोजीशन के एंड जे आर इंटरचेंज, इनको आपस में चेंज कर दें, जे एंड के, यानी इस पोजीशन पर जे आ जाए और इस पोजीशन पर के चला जाए। Which of the following option denotes the first 2 people? तो पहले 2 जो होंगे वो होंगे बेटा एफ एंड जे, जो कि ऑप्शन है हमारे पास ईटा। सो ईटा इज द राइट आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द मिडल पोजीशन, दरम्यान वाली पोजीशन पे कौन होगा? तो हमें बड़ा वाज़ेह क्लियर नजर आ रहा है, दरम्यान वाली पोजीशन पे जो है वो ई है। सो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 2 पर्सन्स, 2 लोग वाइल ऑन देयर डेली वॉक्स, जब वो अपनी रोजाना की वॉक कर रहे थे इन द जॉगर पार्क, पार्क का नाम है, वर किल्ड, मारे गए, बाय अनआइडेंटिफाइड मिसक्रिएंट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, 2 नामालूम मुलजमान के हाथों सुबह सुबह। क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम है कि ये सुबह सुबह 2 लोग कत्ल हो गए। कब? जब सुबह वो अपनी डेली रूटीन वॉक करने गए किसी नामालूम मिसक्रिएंट्स के हाथों। अब इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट क्या कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए? पहला स्टेटमेंट है हमारे पास द पुलिस अथॉरिटी शुड डिप्लॉय पुलिस कांस्टेबल नियर द जॉगर पार्क टू प्रिवेंट सच क्रिमिनल एक्ट इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में ऐसे क्रिमिनल एक्ट से बचने के लिए पुलिस अथॉरिटी को एक कांस्टेबल
या सम कांस्टेबल वहां पे डिप्लॉय करने चाहिए जोगपा के करीब, ताकि इस तरह की एक्टिविटी ना हो। सेकंड स्टेटमेंट है जी, द सिटीजंस ऑफ द लोकेलिटी शुड गो अर्ली मॉर्निंग वॉक्स इन ग्रुप टू अवॉइड सच अटैक्स, कि जो शहरी हैं उनको लोकेलिटी में मॉर्निंग वॉक के लिए ग्रुप्स की शक्ल में जाना चाहिए, ताकि इस तरह के अटैक से बचाया जा सके। तो जो प्रॉब्लम थी उससे बचने के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन यहां पे फॉलो करते होते हुए नजर आ रहे हैं, कि अगर हम पुलिसमैन तैनात कर देंगे तब भी बात ठीक है, और ग्रुप्स की सूरत में जाएंगे, कभी पुलिसमैन है कहीं जा सकता है, आने में लेट हो सकता है, तो ग्रुप्स की शक्ल में वॉक करना भी ज्यादा इफेक्टिव है। सो यहां पे आंसर होगा हमारा ईटा, बोथ 1 and 2। लास्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, ये भी कॉज एंड इफेक्ट से ही है, ये कॉज एंड इफेक्ट टॉपिक का है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हैज इंस्ट्रक्टेड ऑल कॉलेजेस अंडर इस ज्यूरिडिक्शन, ज्यूरिडिक्शन कहते हैं उसके एरिया जितना भी जिस पर रूल लागू हो सकता है, यानी उसकी चार दीवारी जो है, टू बैन यूज ऑफ ऑल फोन्स इनसाइड द कॉलेज प्रीमिसेस। कॉलेज की प्रीमिसेस के अंदर जो मोबाइल फोन है वो मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाए, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने कॉलेज को इंस्ट्रक्ट किया है। पहली स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स ने ऑफ द कॉलेजेस के साइन अ जॉइंट पिटीशन, एक जॉइंट पिटीशन साइन की टू द यूनिवर्सिटी, कंप्लेनिंग, यूनिवर्सिटी को कंप्लेन करते हुए द डिस्टर्बेंस काज्ड बाय सेल फोन रिंगटोन्स इनसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर बजने वाली सेल फोन की रिंगटोन से होने वाली डिस्टर्बेंस के हवाले से। तो मैंने पहले बताया था आप इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करें तो डेफिनेटली टीचर जब कंप्लेन करेंगे सेल फोन से डिस्टर्ब होकर उसकी रिंगटोन के हवाले से, तो ही यूनिवर्सिटी जो है इंस्ट्रक्ट करेगी कि तमाम तर जो फोन है वो कॉलेज की प्रीमिसेस के अंदर बैन कर दिए जाएंगे। तो इसमें बेटा आंसर बनता है हमारा बीटा, सेकंड इज कॉज, वन इज इफेक्ट। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।